वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास सीबीएसई ज्योग्राफी के अध्याय 3 मानव विकास को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आशा है आप पूरे मनोयोग से इस पाठ को समझेंगे और सीखेंगे। इस पाठ का जो प्रत्यय है वो है वृद्धि और विकास, अर्थात वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वृद्धि और विकास, इसमें क्या अंतर है ये हम सीखेंगे। मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, अर्थात स्तंभ का मतलब वो पिलर जिनके ऊपर मानव विकास टिका हुआ होता है। ठीक है, तो वो 4 पिलर कौन कौन से हैं उनको जानेंगे। मानव विकास के उपागम यानी अप्रोच, मानव विकास की अप्रोच या उपागम क्या क्या है उनको भी हम जानेंगे। मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है, किसी देश के अंदर मानव विकास हुआ है इसका मापन कैसे किया जाता है। और फिर लास्ट में हम सीखेंगे, हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कैसी है, अर्थात कौन सा देश मानव विकास में किस स्तर पर है, ये हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं के द्वारा। वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। वृद्धि से भी परिवर्तन होता है और विकास से भी परिवर्तन होता है। यदि कहीं कम मात्रा है और वो मात्रा बढ़ जाए तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। ठीक है, और यदि कहीं पर कम क्वालिटी की चीजें हैं, अधिक क्वालिटी की हो जाए तो उसे हम विकास कहते हैं। वृद्धि यह मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। वृद्धि मात्रात्मक होती है यानी इसकी मात्रा बढ़ती है, क्वांटिटी बढ़ती है, और मूल्य निरपेक्ष है। इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। वृद्धि धनात्मक हुई या ऋणात्मक हुई। ठीक है, तो वृद्धि जो है वो मात्रात्मक है और वो धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। इसका अर्थ है कि एक परिवर्तन धनात्मक यानी जो वृद्धि को दर्शाता है कि वृद्धि हुई, अथवा ऋणात्मक जो ह्रास को इंगित करता है यानी पतन हुआ, ह्रास हुआ, कमी आई। ठीक है, वो दर्शाता है। विकास, तो ये वृद्धि समझ गए आप। वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है। ठीक है, ये धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है, जब वृद्धि बढ़ती है तो उसे धनात्मक कहते हैं, जब वृद्धि घटती है तो उसे ऋणात्मक कहते हैं। इसका अर्थ है कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। विकास, इसका अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि का अर्थ मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है, यानी कुछ गुणों में बदलाव आया है जो मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। जो वर्तमान दशाएं हैं उनमें यदि वृद्धि हो रही है तो विकास हो सकता है। यदि वर्तमान दशाओं में वृद्धि नहीं हो रही तो विकास नहीं हो सकता। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है यानी धनात्मक वृद्धि होती है। तथापि इन सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता है। ठीक है, विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है उस समय विकास होता है। देखिए, ये इंडोनेशिया का एक समुद्र तटीय शहर है, वंडा आसे। ठीक है, अब वंडा आसे की जून 2004 की जो इमेज है वो आपको दिखाई गई है, जून 2004 की, और ये है दिसंबर 2004 की, अर्थात जब सुनामी आई थी। ठीक है, तो जब सुनामी आई थी, सुनामी से पहले ये वंडा आसे इंडोनेशिया का समुद्र तटीय शहर इस तरह का था, इस तरह इसकी वृद्धि हो रखी थी, और यहां पर इसकी वृद्धि को ह्रास हो गया सुनामी के बाद में।
यहां पर लाखों लोग मरे थे। ठीक है, किसी निश्चित समयावधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो हम कहते हैं कि नगर की वृद्धि हुई। ठीक है, यदि उसकी जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाए तो हम कहते हैं कि नगर की वृद्धि हुई। फिर भी यदि आवास, चिकित्सा, शिक्षा और नागरिक सुविधाओं जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था तथा अन्य विशेषताएं पहले जैसी ही रहती हैं तब इस वृद्धि के साथ विकास जुड़ा हुआ नहीं होता। देखिए, यदि जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो गई तो वृद्धि हो गई, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ आवास की व्यवस्था भी बढ़ी, चिकित्सा व्यवस्था भी बढ़ी, शिक्षा की सुविधा भी बढ़ी और दूसरी नागरिक सुविधाओं में भी वृद्धि हुई तो विकास हुआ। यदि इन चीजों में वृद्धि नहीं हुई तो विकास नहीं हुआ, ऐसा माना जाता है। अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। पहले ऐसा होता था कि आर्थिक वृद्धि हो रही है तो कहा जाता था कि विकास भी हो रहा है, लेकिन विकास के स्तर अलग हैं और आर्थिक वृद्धि के स्तर अलग हैं। अर्थात जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था उतनी ही अधिक विकसित, लेकिन यह वृद्धि अधिकांश लोगों के जीवन परिवर्तन से संबंधित नहीं रखती। ठीक है, जब मानव के जीवन में मूलभूत सुविधाएं जैसे आवास, चिकित्सा, शिक्षा और अन्य नागरिक सुविधाएं में विकास होता है तभी उस देश का विकास माना जाता है। वृद्धि तो होती रहती है, लेकिन विकास होना वो एक अलग बात है और वृद्धि होना वो एक अलग बात है। पहली बार 80 और 90 के दशक में दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक और डॉक्टर अमर्त्य सेन ने इस पर कार्य किया। ये महबूब उल हक पाकिस्तान के थे और अमर्त्य सेन भारतीय विद्वान थे। इन्होंने 80 और 90 के दशक में जो है इस पर मानव विकास पर कार्य किया था। देखिए, इसमें से कौन सा जीवन सार्थक है। देखिए, अब से 1 वर्ष बाद आप अपने आप को कहां देखेंगे, ये इस आदमी के बारे में कहा जा रहा है। तो कह रहा है मृत अथवा कारावास में, या तो मैं मर जाऊंगा या मैं जेल में होऊंगा, ऐसा करके वो बता रहा है। ठीक है, 1 साल बाद, अब ये है 1 साल बाद, इसमें मुझे आशा है कि मैं कैंसर से रोग मुक्ति का एक सस्ता और अधिक प्रभावशाली इलाज ढूंढ पाऊंगी। ये डॉक्टर है। ठीक है, तो अब आप बताइए इन दोनों में से किसका जीवन सार्थक है। ये या तो मर जाएगा या जेल में चला जाएगा, और ये 1 साल बाद कैंसर का सस्ता और प्रभावशाली उपाय इलाज ढूंढने की प्रयास कर रही है। तो किसका जीवन सार्थक है? इसका जीवन सार्थक हुआ ना। हाँ, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया। उन्होंने मानव विकास को ऐसे विकास के रूप में लिया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मानव होता है। मानव के जीवन में जो विकल्प होते हैं उनमें वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। उनके अनुसार ये विकल्प स्थिर नहीं बल्कि परिवर्तनशील होते हैं। इनसे ऐसी दशाएं उत्पन्न होती हैं जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। सार्थक जीवन वो होता है जिसका कोई उद्देश्य होता है। ठीक है, यदि उद्देश्य विहीन जीवन है तो वो सार्थक जीवन नहीं है। अर्थात लोग
स्वस्थ हों, अपनी विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हों और वे अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हों, तो ऐसा जो जीवन है वो सार्थक जीवन कहलाता है। अब डॉक्टर हक के अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है, यानी लोगों को इतने विकल्प मिले कि वो कुछ भी चूज कर सकें। ठीक है, तो डॉक्टर हक जो कहते थे वो ये कहते थे विकास का मतलब है लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी। ठीक है, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सकें। ठीक है, अब इसमें देखिए सार्थक जीवन क्या है। जन्मदिन मुबारक हो शहनाज, ये शहनाज से कह रही हैं। धन्यवाद प्रिया, ये प्रिया को धन्यवाद दे रही हैं। मुझे अच्छे स्वास्थ्य की भी शुभकामनाएं दो, मैं स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज जाना चाहती हूँ, ये शहनाज कह रही है। अच्छा, तब तो तुम एक सार्थक जीवन जीना चाहते हो, ये प्रिया कह रही है। मैं कुछ करने लायक बनना चाहती हूँ। ठीक, ये किसका? शहनाज का मत है। ठीक है, तो आपने देखा कि सार्थक जीवन क्या होता है। जो भविष्य में आदमी कुछ करना चाहता है वो सार्थक जीवन होता है। जो ऐसे ही टाइम पास करता रहता है वो सार्थक जीवन नहीं होता। डॉक्टर अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा। विकास का जो मुख्य उद्देश्य है वो कहाँ है? स्वतंत्रता में यदि वृद्धि हो रही है तो विकास का मुख्य उद्देश्य है। उनके अनुसार स्वतंत्रता में वृद्धि भी विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। स्वतंत्रताओं में वृद्धि, यदि स्वतंत्रताओं में वृद्धि हो रही है तो विकास निश्चित रूप से आएगा, ऐसा डॉक्टर अमर्त्य सेन कहते थे। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, दीर्घ यानी लंबा और स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना तथा एक श्रेष्ठ जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना, यानी उतने साधन आपके पास हों जिससे आप एक श्रेष्ठ जीवन जी सकें, मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। मानव विकास, दोबारा से देखिए, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, लंबा जीवन जियो और स्वस्थ जियो। ज्ञान प्राप्त कर पाना यानी पढ़ लिख पाना तथा एक श्रेष्ठ जीवन जीने के पर्याप्त साधन आपके पास हों तो मानव विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। ये तीनों बातें लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए, यानी लोग अच्छी से अच्छी चीजें चुन सकें। स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन, तीन चीजें। अच्छा स्वास्थ्य उनका हो, अच्छी शिक्षा उन्हें मिल सके और सभी संसाधन उनके पास हों तो उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि व्यक्ति की क्षमताओं का निर्माण नहीं होगा तो फिर वो कहां से अपने सार्थक जीवन को जी पाएगा। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है व्यक्ति की क्षमताओं का निर्माण करना। ठीक है, उदाहरण के लिए एक अशिक्षित बच्चा, एक बच्चा है जो अशिक्षित है और डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता, वो कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसके पास शिक्षा ही नहीं है, उसने चीजों को पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया है। यदि वो शिक्षित होता तो वो डॉक्टर बन सकता था। इसी प्रकार निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते। यदि कोई आदमी गरीब है तो वो अच्छे से अच्छा अपनी बीमारी का उपचार, अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा सकता क्योंकि उसके पास धन ही नहीं है। तो आपने देखा कि यह दो उदाहरण हैं,
एक बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता यदि वह शिक्षित नहीं है तो, और एक मरीज अपना बेहतर इलाज नहीं करा सकता यदि उसके पास धन नहीं है तो यहां पर क्षमताएं हैं, ये दोनों ही क्षमताएं हैं। यदि ये दोनों क्षमताएं आपके पास नहीं है, आप धनी नहीं है तो आप इलाज नहीं करा सकते, यदि आप शिक्षित नहीं है तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। तो इस तरह से जो मानव विकास है उसके जो विकल्प हैं, उन विकल्पों में क्षमताओं का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने बाल लिंग अनुपात में, लिंगानुपात यानी स्त्रियों और पुरुषों की संख्या में, स्त्रियों की संख्या में बहुत बड़ी कमी आ रही थी, तो उस गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया है। अपने साथियों के साथ चर्चा करें कि यह कैसे लड़कियों को और अधिक सार्थक जीवन की ओर ले जाएगा, क्योंकि यदि बेटियां पढ़ेंगी तो वो अपना सार्थक जीवन बनाएंगी और अपने जीवन से दूसरे लोगों को भी सार्थकता देंगी। ठीक है। इसलिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भारत सरकार ने दिया। मानव विकास के 4 स्तंभ यानी पिलर, मानव विकास के 4 पिलर कौन से हैं जिनके ऊपर मानव विकास खड़ा होता है, जिनके आधार पर मानव विकास होता है। ठीक है। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आधारित है। तो ये 4 पिलर हैं। देखिए ये 4 पिलर है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये 4 पिलर हैं, इनके आधार पर ही मानव विकास की संकल्पना की जा सकती है। अब समता कैसे है देखो, इससे प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना, लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए, यानी समता है। समता का मतलब है जितने भी अवसर वहां उपलब्ध हैं वे अवसर बगैर किसी भेदभाव के हर एक के लिए समान रूप से उपलब्ध हों। ठीक है। तो इसे समता कहते हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच हो, लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। ठीक है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह की समता हो कि प्रत्येक अवसर उसके लिए सभी के समान उपलब्ध हो। भारत में स्त्रियों और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालयों से वृत्त होते हैं। स्त्रियों को भी यानी लड़कियों को भी विद्यालय से निकाल लिया जाता है। ठीक है। कारण बहुत सारे हैं। और दूसरा, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग होते हैं वो भी विद्यालय छोड़ने पर बाधित होते हैं। ठीक है। चाहे तो उनका आमदनी का जरिया कमजोर होता है इसलिए। ठीक है। इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुंच न होना किस प्रकार इन वर्गों के विकल्पों को सीमित करता है। ठीक है। यदि शिक्षा तक आपकी पहुंच नहीं है, जिस तरह से इसमें स्त्रियों और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के बारे में कहा गया है, ठीक है, तो वो जो है पूरी तरह से समता नहीं कहा जा सकता। तो समता जो है एक आधार है मानव विकास का। यदि समता है, अवसरों की समता है,
अवसरों की उपलब्धता है बगैर किसी भेदभाव के लिए सभी को समान रूप से, बगैर किसी बाधा के, बगैर किसी भेदभाव के, तो मानव विकास की एक संकल्पना की जा सकती है इस पिलर के आधार पर, समता के आधार पर। अब देखिए, सतत पोषणीयता दूसरा पिलर है ये। इसका अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। वहां पर अवसरों की उपलब्धता थी, लेकिन यहां पर अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता होनी चाहिए, यानी हर समय अवसर मिलते रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई 2 ही साल अवसर मिलेंगे, नहीं, हर समय अवसर मिलते रहने चाहिए, उनमें निरंतरता होनी चाहिए। प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, इसके लिए पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधन का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। ठीक है, जैसे बहुत सारे संसाधन हैं जिन्हें यदि हम आज नष्ट कर लेंगे तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको वो संसाधन कहाँ से मिलेंगे, तो वो भी अवसर हमें उस पीढ़ी के लिए बचा करके रखने हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, इसके लिए पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधन का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए, नहीं तो दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा। यदि हम पेट्रोलियम पूरा खर्च कर देंगे, क्योंकि पेट्रोलियम के भंडार सीमित हैं, कोयले के भंडार सीमित हैं, यदि इन सीमित भंडारों को हमारी ही पीढ़ी नष्ट कर देगी तो आगे आने वाली पीढ़ी को ये अवसर नहीं मिलेगा, ये संसाधन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सतत पोषणीयता का मतलब है हम अवसरों का उपयोग करें, लेकिन उनका उपयोग इस तरह से करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो अवसर बचे रहें। तो निरंतरता जो है वो अवसरों की उपलब्धता में होनी चाहिए। ये दूसरा पिलर है मानव विकास का। तीसरा है उत्पादकता। इसका अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता से निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए, यानी लोगों की उत्पादकता बढ़ सके। और लोगों की उत्पादकता कब बढ़ेगी? जब उनकी क्षमताओं का विकास किया जाएगा। ठीक है, उत्पादकता हर क्षेत्र में हो सकती है, तो उनकी क्षमताओं का विकास करना जरूरी है, तभी उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। क्योंकि जन समुदाय राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहे, न केवल वो पढ़े लिखे हों बल्कि वो स्वस्थ भी हों, तो इससे क्या होगा? उनकी कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ेगी। ठीक है, तो उत्पादकता का मतलब है कि व्यक्ति की जो स्किल है, व्यक्ति की जो क्षमता है, उसमें विकास हो। अब चौथा आता है सशक्तिकरण। इसका अर्थ है कि अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। कैसी शक्ति? ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। ठीक है, यदि हम अपना कोई विकल्प चुनना चाहें तो उसके लिए हमारे पास शक्ति होनी चाहिए। और ऐसी शक्ति हमारे पास कब आएगी? जब हमें स्वतंत्रता मिले और हमारी क्षमता का विकास हो। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है, तभी लोग सशक्त होते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों के सशक्तिकरण का विशेष महत्व है, क्योंकि ये सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग होते हैं, ये हर प्रकार के विकास से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि ना तो इनमें सशक्तिकरण आ पाता है, ना इनकी उत्पादकता बढ़ पाती है, और सतत पोषणीयता के क्षेत्र में भी ये लोग पिछड़े रह जाते हैं। तो आपने देखा कि मानव विकास के ये 4 पिलर हैं। पहला समता, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता
और चौथा सशक्तिकरण। जब ये चारों चीजें किसी देश के अंदर, किसी राष्ट्र के अंदर होती हैं, तो वहां पर मानव का विकास होता है, मानव विकास बढ़ता है। मानव विकास के उपागम यानी मानव विकास को प्राप्त करने की अप्रोच, ठीक, मानव विकास को कैसे प्राप्त किया जाता है, उसकी अप्रोच क्या है, ठीक, वो देखिए आप। मानव विकास की समस्या को देखने के अनेक ढंग हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपागम: आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। ये 4 अप्रोच हैं: इनकम, वेलफेयर, मिनिमम नीड और कैपेसिटी। ठीक, ये जो है 4 अप्रोच है। आय उपागम क्या है? यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आमदनी के साथ जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा, ऐसा माना जाता है। तो लोगों की आमदनी बढ़नी चाहिए, ठीक है। जब तक लोगों की आमदनी की तरफ अप्रोच नहीं होगी, तब तक मानव विकास जो है वह एक समस्या बना रहेगा। यदि लोगों की आमदनी अच्छी है तो उनके मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। दूसरा है वेलफेयर अप्रोच, कल्याण उपागम। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह मानव को लाभार्थी और विकासात्मक गतिविधियों लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपाय शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर, ठीक है। तो ये जो है कल्याण उपागम है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधन, ठीक है, ये सभी अप्रोच हों। तो उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है कि सबसे ज्यादा सरकारी व्यय जो है इन चीजों के ऊपर करना चाहिए। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं हैं। लोग विकास में तो प्रतिभागी नहीं हो पाते, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। वो इन चीजों को प्राप्त करते हैं, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, सामाजिक सुरक्षा को और सुख साधनों को, इन्हें वो प्राप्त करते हैं। तो सरकार कल्याण पर अधिक व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। और ये सरकार का कार्य है कि वो इन कल्याण उपागमों पर ज्यादा से ज्यादा व्यय करे, जिससे मानव के विकास का स्तर बढ़ सके। अब देखिए, सड़कों की लंबाई, अस्पतालों की संख्या, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये सब चीजें बढ़ रही हैं, बहुत बढ़ रही हैं, ठीक है। लेकिन इनसे क्या है? संतुष्टि, रोजगार, प्रसन्नता और स्वास्थ्य, ये चीजें इनसे उपलब्ध हो रही हैं, ठीक है। तो जब इन चीजों में वृद्धि होती है तो फिर इन चीजों की प्राप्ति होती है। अब देखिए, ये है आधारभूत आवश्यकता उपागम, अर्थात बेसिक नीड, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनके बगैर हम नहीं रह सकते, ठीक है। तो वो अप्रोच क्या है? इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था, ILO ने, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ने प्रस्तावित किया था। किसको? आधारभूत आवश्यकता उपागम को। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं के बारे में बताया गया है जो मानव के लिए जरूरी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास,
ये आधारभूत आवश्यकताएं हैं मानव की। स्वास्थ्य यानी चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा यानी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, भोजन यानी घर पर अच्छा खाना मिले, जल आपूर्ति, जल जो है साफ शुद्ध हो, पेयजल, स्वच्छता हो, जिस वातावरण में रह रहे हो वहां साफ स्वच्छ हो, और अच्छा आवास उनके पास हो। ये 6 चीजें यदि व्यक्ति के पास होंगी तो इसमें मानव विकास हो सकता है। ठीक है, इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई है और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। अर्थात यदि आपको अपने देश के मानव का विकास करना है तो ये 6 चीजें उन्हें उपलब्ध करानी होंगी। अब जो चौथी अप्रोच है वो है क्षमता उपागम। क्षमता, इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। यानी मानव विकास तभी होगा जब संसाधनों की जो पहुंच है वो उसके लिए मानव क्षमता पूर्ण हो। ठीक है, यानी एक व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो पहले उसे शिक्षा प्राप्त करनी होगी। ठीक है, यदि वो शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो उसमें डॉक्टर बनने की क्षमता आ जाएगी, और यदि वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा किसी कारणवश तो वो डॉक्टर कैसे बनेगा। तो मानव विकास का ये जो क्षमता वाला उपागम है, इसमें है कि प्रत्येक राष्ट्र को ये जरूरत है कि वो अपने नागरिकों के अंदर क्षमता पैदा करे। ठीक है, जिससे कि नागरिक जो है अपना विकास कर सकें। अब है अगला टॉपिक, मानव विकास का मापन। जो मानव विकास है, किसी देश में मानव विकास कितना है, इसका मापन कैसे किया जाता है। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, मानव विकास सूचकांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्र में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। ये मानव विकास सूचकांक जो है, ये 3 चीजें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। प्रत्येक मानव की संसाधनों तक पहुंच, ये 3 आधार हैं जिनके आधार पर प्रत्येक देश का मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। प्रमुख क्षेत्र में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करते हैं कि मानव विकास सूचकांक में यह देश कौन से नंबर पर है। यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। यानी स्कोर जो होता है इसका कितना होता है, 0 से 1 के बीच में। जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकांक में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। ठीक, स्वास्थ्य का मूल्यांकन उच्चतर जीवन प्रत्याशा से लगाया जाता है। किसी देश में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, ये कैसे पता चलता है। ये इस आधार पर पता चलता है कि वहां के लोगों की औसत जीवन कितने साल का है, यानी जीवन प्रत्याशा कितने की है। वो 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है। यानी वहां का प्रत्येक मानव जो है एवरेज कितने साल जीता है, इस आधार पर स्वास्थ्य के बारे में पता लगाया जाता है। और पढ़ा और लिख यानी शिक्षा के बारे में कैसे पता चला जाता है। वयस्कों की संख्या और विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या। विद्यालय में एक तो पढ़ लिखने वाले वयस्क कितने हैं, और विद्यालयों में जो बच्चे हैं उनका कितने बच्चों का, उस देश में कितने बच्चे हैं कुल, और उसमें से कितने बच्चों का नामांकन स्कूल में है। इससे पता चलता है कि किसी देश विशेष में ज्ञान तक पहुंच कितनी आसान अथवा कठिन है। ठीक है,
यानी लोग ज्ञान तक जो अपनी पहुंच बना रहे हैं वो तभी तो बनाएंगे जब वो स्कूल जाएंगे, जब स्कूल में उनका नाम लिखा हुआ होगा, उन्होंने एडमिशन ले रखा होगा। ठीक है, तो एडमिशन के आधार पर, एडमिशन की संख्या के आधार पर वहां के लोगों के ज्ञान के बारे में या शिक्षा के बारे में पता लगाया जाता है। और तीसरी बात है संसाधनों तक पहुंच। ये उस देश की क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है, अर्थात उस देश की जो परचेजिंग पावर है वो कितनी है, वहां के सामान्य आदमी की जो परचेजिंग पावर है वो कितनी है, इस आधार पर संसाधनों तक पहुंच है या नहीं है ये पता लगाया जाता है। इनमें से प्रत्येक आयाम को 1/3 भारता दी जाती है। अब ये 3 आयाम है, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। ये तीनों 1/3, 1/3, 1/3 है। ठीक है, ये इनकी भारता है। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए भारों का कुल योग होता है। ठीक है, अब मानव विकास सूचकांक कैसे निकालते हैं? मान लो किसी देश में 1/3 में से स्वास्थ्य का जो मूल्यांकन है वो कम आता है। 1/3 का मतलब हो गया 0.333, 0.333। अब मान लो 0.333 नहीं आता स्वास्थ्य का, वो आता है 0.312, तो ये भारता यहां पर कम हो गई। उसी तरीके से शिक्षा के बारे में किसी देश के अंदर आता है 0.303, यहां पर भारता कम हो गई। और संसाधनों तक पहुंच में भी इसी तरीके से 0.333 की जगह पर 3.01 आता है। तो अब आप इनका टोटल करिए, जब आप इनका टोटल करेंगे ठीक है, तो वो जो है उसका कुल योग होगा, और जो कुल योग होगा वही उसका मानव विकास सूचकांक होगा। जब वो मानव विकास सूचकांक दूसरे देशों के साथ रखा जाएगा, जब उसका क्रम बनाया जाएगा, तब पता चलेगा कि उस देश का, जहां पर अभी हमने कैलकुलेशन की थी, उस देश का स्कोर इतना है, मानव विकास सूचकांक इतना है, तो इसका दुनिया के देशों में क्रम इतना है। स्कोर 1 के जितना निकट होता है मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर का माना जाता है। 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर का माना जाता है, जबकि 0.268 मानव विकास का स्तर जो है वो निम्न स्तर का माना जाता है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में ही ये स्कोर होता है। ठीक है, अब गरीबी सूचकांक क्या होता है? जिस तरह से मानव विकास सूचकांक निकाला गया है उसी तरीके से गरीबी सूचकांक भी निकाला जाता है। यह मानव विकास में कमी को मापता है। यह एक बिना आय वाला माप है। देखिए इसमें बिना आय, किसी प्रदेश के मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए उसकी जीवन प्रत्याशा कितनी है? 40 वर्ष। जीवित न रह पाने की संभाव्यता है, और इस देश में निरक्षरता दर है, अर्थात शिक्षा की कमी है। इस देश में स्वच्छ जल तक पहुंच नहीं है, अर्थात स्वच्छ जल लोगों को नहीं मिल पाता। ठीक है, और अल्प भार वाले छोटे बच्चों का जो विकास है वो नहीं हो पाता, उनका वजन बहुत कम होता है, छोटे बच्चों का, उनका विकास नहीं हो पाता। तो इन सभी इसमें गिने जाते हैं। जो गरीबी सूचकांक निकालते हैं तो उसमें ये सब चीजें निकलती हैं कि उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें स्वच्छ जल मिल रहा है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका अल्प भार है, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी जीवन प्रत्याशा 40 वर्ष से भी कम है। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी नहीं है। तो इस आधार पर गरीबी सूचकांक निकाला जाता है। प्राय मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घाटित करता है। जो
मानव गरीबी सूचकांक जो है वो मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घाटित करेगा। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के दो महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। क्या क्या है वो? एक गरीबी सूचकांक, दूसरा विकास सूचकांक। मानव गरीबी सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। अब देखिए ये भूटान के बारे में कुछ कह रहे हैं। भूटान विश्व में अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। ठीक है, वो HDI मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक को नहीं मानता, उसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। भूटानियों ने अपने पर्यावरण अथवा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के अन्य पहलुओं को भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास से होने वाली संभावित नुकसान को सतर्कता पूर्वक अथवा ध्यान में रखकर अपनाया है। इसका अर्थ है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास के आध्यात्मिक, भौतिकता और गुणात्मक पक्षों को सोच के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, क्योंकि वो अपने यहाँ की जो भौतिक संसाधन हैं उनको नष्ट नहीं करना चाहते। तो वो किस बात पर प्रसन्न हैं? वो तीन तरह से प्रसन्न हैं। किस किस आधार पर? पर्यावरण के आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर और आध्यात्मिक आधार पर उन लोगों ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता का जो एक मापदंड है वो घोषित किया है। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं कैसे की जाती हैं, अर्थात किस देश में कितना मानव विकास है। मानव विकास की अंतरराष्ट्रीय तुलना रुचिकर है। प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यदि किसी देश का आकार बड़ा है और वहां प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है तो मानव विकास से उसका संबंध नहीं है। मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर है। ठीक है, इसी प्रकार मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का कोटिक्रम धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है। ठीक है, क्योंकि मानव विकास क्या है? मानव विकास का मतलब है तीन चीजें, जहां चिकित्सा की सुविधाएं ज्यादा है, जहां शिक्षा की सुविधाएं ज्यादा है, जहां संसाधनों तक सभी नागरिकों की पहुंच है। ठीक है, वहां मानव विकास ज्यादा होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो देश धनी हैं या जो देश विकसित हैं उनका जो मानव विकास सूचकांक है वो ज्यादा हो, ये जरूरी नहीं है। जो अपेक्षाकृत कम धनी देश हैं वो हो सकता है अपने मानवों के विकास पर ज्यादा ध्यान देते हो। तो उदाहरण के लिए श्रीलंका, त्रिनिदाद और टोबैगो का HDI भारत से ऊंचा है। श्रीलंका का HDI, श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो जो बहुत छोटे से देश हैं उनका भी जो है मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। ठीक है, जबकि इनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। ठीक है, उसी तरीके से केरल में प्रति व्यक्ति आय पंजाब से और गुजरात से कम है, लेकिन उसका मानव विकास सूचकांक जो है गुजरात और पंजाब से अच्छा है, केरल का। ठीक है, अब देखिए मानव विकास का स्तर अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। अति उच्च 0.8 से जो ऊपर होते हैं वो से ऊपर स्कोर होता है वो अति उच्च माना जाता है। ऐसे विश्व में 69 देश हैं। उच्च 0.7 से लेकर के 0.799 के बीच में जो देश हैं वो 49 है। ठीक है, मध्यम 0.550 से 0.699 के बीच के जो जिनका स्कोर है वो 42 है। भारत इसी में आता है। निम्न 0.550 से नीचे हैं वो 33 देश हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि अति उच्च में 69 है, उच्च में 49 देश हैं, मध्यम में 42 देश हैं और निम्न में
33 देश हैं। आपने देखा कि ये स्कोर जो है 0 और 1 के बीच का है, ये 0 और 1 के बीच का है, 0 और 1 के बीच का है, 0 और 1 के बीच का स्कोर है। अब देखिए सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाले ये 10 देश हैं, ठीक है। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पर नॉर्वे, तीसरे पर आइसलैंड, चौथे पर हांगकांग है जो चीन में है अब, पांचवें पर डेनमार्क है, छठवें पर स्वीडन है, सातवें पर जर्मनी है, आठवें पर आयरलैंड है, नौवें नंबर पर सिंगापुर है, 10वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड है, ठीक है। तो ये वो 10 देश हैं जिन उच्च मूल्य सूचकांक है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक इन देशों का सबसे ऊपर है, अर्थात इन देशों के लोगों को चिकित्सा, शिक्षा और संसाधनों तक जो पहुंच है वो दुनिया के सभी देशों से ज्यादा है। इसमें अमेरिका कहीं नहीं है, इसमें ब्रिटेन कहीं नहीं है, ठीक है। उच्चतर मानव विकास वाले देश वे हैं जहां सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ। लोगों और सुशासन में उच्चतर निवेश ने इस वर्ग के देशों को अन्य देशों से सर्वथा अलग कर दिया है। ये देश यूरोप में अवस्थित हैं और वे औद्योगिकृत पश्चिमी विश्व के प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। ये यूरोपियन देश हैं ज्यादातर, ठीक है। और इन्होंने सामाजिक जो क्षेत्र है यहाँ की सरकारों ने उनमें ज्यादा निवेश किया है। मध्यम मानव विकास वर्ग में कुल 42 देश हैं। इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है। इस वर्ग के कुछ देश पूर्व काल में उपनिवेश थे, जबकि अन्य अनेक देशों का विकास 1991 के तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ है। भारत भी इसी में आता है, क्योंकि भारत भी 1947 से पहले एक ब्रिटेन का उपनिवेश था, ठीक है। तो भारत सरकार को बहुत कम समय मिला है अपने मानवों का विकास करने के लिए। निम्न स्तर वाले देशों की संख्या 33 है। इनमें से अधिकांश छोटे देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव, जहां पर राजनीतिक उपद्रव होता है, रोज सत्ताएं बदलती हैं, गृह युद्ध होता रहता है, सामाजिक अस्थिरता है वहां पर, अकाल अथवा बीमारियों की अधिक घटनाएं के दौर से ये देश गुजर रहे हैं, इसलिए यह मानव का विकास होना थोड़ा कम है। तो ये 33 देश हैं ऐसे। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलना कुछ अत्यंत रुचिकर परिणाम दर्शाती है। मानव विकास के निम्न स्तर का दोष संस्कृति को दिया जाता है। किसी प्रदेश में मानव विकास के निम्न अथवा उच्च स्तर इसलिए दर्शाए जाते हैं कि सामाजिक सेक्टर पर सरकारी व्यय के प्रतिरूप को देखना और जानना महत्वपूर्ण है। मानव विकास का निम्न स्तर है तो समझ लीजिए कि वहां की सरकार ने सामाजिक सेक्टर पर खर्च नहीं किया है, ठीक है। और यदि वहां का उच्च स्तर है तो आप मान लीजिए कि उस देश की सरकार ने सामाजिक सेक्टर पर ज्यादा खर्च किया है। देश का राजनीतिक परिवेश तथा लोगों को उपलब्ध स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं। मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश यानी जिन देशों में मानव विकास का उच्च स्तर है वहां वो देश जो है सामाजिक सेक्टरों में अधिक पैसा खर्च करते हैं और राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता से प्राय स्वतंत्र होते हैं। न वहां कोई राजनीतिक उपद्रव होता है और न वहां किसी प्रकार की अस्थिरता होती है। इन देशों में संसाधनों का वितरण भी अपेक्षाकृत समान होता है, ठीक है। यानी संसाधन जो है वो हर एक की पहुंच में होते हैं। मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देश, अब मानव विकास ये तो वो है जहां उच्च स्तर है। अब जो निम्न स्तर वाले देश है वहां क्या समस्या है, सामाजिक सेक्टरों की बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं, यानी अपनी फौज पर ज्यादा खर्च करते हैं, मिलिट्री पर ज्यादा खर्च करते हैं। यह देश राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में पड़ते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान है। भारत चीन और पाकिस्तान से घिरा हुआ है और चीन और पाकिस्तान जो है भारत में हमेशा अशांति बनाए रखते हैं, तो भारत को अपनी प्रतिरक्षा पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है, ठीक है।
ये देश राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में पड़ते हैं और त्वरित आर्थिक विकास प्रारंभ नहीं कर पाए हैं। ठीक है। अब भारत और मानव विकास सूचकांक, भारत की क्या स्थिति है मानव विकास सूचकांक में? भारत का क्रम मानव विकास सूचकांक में 193 देशों में से 134वां है, यानी अभी हम बहुत पीछे हैं। 2022 में यह 0.633 से बढ़कर 0.644 की सूची में आ गया है। यानी 2022 में हमारा कितना था? 0.633 था, तो जो बढ़कर अब कितना हो गया है? 0.644 की सूची में आ गया है, जो मध्यम मानव विकास स्तर है। 2022 में 0.437 के लिंग असमानता सूचीक्रम में, लिंग असमानता सूचीक्रम में, यानी यहाँ पर हमारे देश में जो लिंग असमानता है, यानी स्त्रियों की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या ज्यादा है, भारत ने उन्नति दिखाई है, क्योंकि वैश्विक औसत 0.462 है। ठीक है। और दक्षिण एशियाई औसत 0.478 है। ठीक है। तो इस तरीके से जो भारत जो है वो लिंग असमानता सूची में जो है जो वैश्विक औसत है उससे और जो एशियाई औसत है उससे भी पीछे है। ठीक है। तो इस वजह से भारत का जो मानव विकास सूचकांक है वो दुनिया में 134वें नंबर पर है 193 देशों में से। ठीक है। इस प्रकार ये मानव विकास वाला पाठ पूरा होता है। आशा है आपकी समझ में आया होगा। एक दो बार और आप पढ़ेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको सब्सक्राइब और लाइक किया होगा, और नहीं किया है तो अभी आप कर लेंगे। अगले लेसन के लिए अगला सेशन होगा। तब तक के लिए जय हिंद।